कैन यू गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द सोलर ईपीसी बिजनेस और उसका आज के डेट में सिग्निफिकेंस क्या है? The total target for renewable energy capacity in India is about 500 gigawatt. A lot of companies are required who can execute these projects, who can design, install, and maintain those projects over a period of next 25 years. अगर BPC सही नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं वो नहीं मिलेंगे। 10-12 साल पहले 15 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन आया था तब 1 मेगावाट सोलर की कॉस्ट शायद 14-15 करोड़ रुपए थी। तो यू हैव टू फोकस ऑन गुड क्वालिटी, अ वेरी competitive प्राइस, reliability, service. I think it is the only business in India today manufacturing DCR panels, which is a monopoly business कि आपके पास जितना भी मटेरियल है वो आपका फैक्ट्री में रुकेगा नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं ल्यूसिडस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर अमित मगनानी। आज हम उनसे बात करेंगे सोलर बिजनेस के बारे में और वो सोलर बिजनेस क्यों कंज्यूमर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है वो जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो वेलकम सर ऑन आवर पॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग। और आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो सो वेलकम सर। और वी विल टॉक अबाउट सोलर बिजनेस पहले जनरल। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द सोलर ईपीसी बिजनेस और उसका आज के डेट में सिग्निफिकेंस क्या है? So basically, government has set very lofty targets for implementation of solar energy, of renewable energy in the country. The total target for renewable energy capacity in India is about 500 gigawatt till 2030. And out of which solar is roughly 200 plus gigawatt. Now, to uh, in order to deploy that level of solar energy, uh, lot of lot of companies are required who can execute these projects, who can design, install, and maintain those projects over a period of next 25 years. And that is why the EPC business is very important today because अगर EPC सही नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं वो नहीं मिलेंगे। Hence, according to me, EPC is the strongest link in this chain of deploying renewable energy in the country. Now, अभी सबको पता है कि renewable energy क्यों चाहिए। There is a lot of environmental concerns, climate change. There are targets that the government has set. They need to achieve those targets in order to reach the net zero target of net zero carbon emissions by 2070. So, considering all that, EPC businesses are going to play a very, very crucial role in this entire value chain. ओके। अब सोलर एनर्जी कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द इयर्स फॉर बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल? If I talk about in terms of costing, let's say there are different parameters on evaluating how solar energy has changed over a period of time. First, if you evaluate in terms of technology, तो आज से 10-12 साल पहले सोलर पैनल की एफिशिएंसी शायद 13-14% थी और आज वही एफिशिएंसी पैनल की 22-23% आ चुकी है, कमर्शियली अवेलेबल है। And in the next few years, maybe it goes up to 24-25%. What it has done is that जिस साइज में पहले 300 या 350 वॉट का पैनल मिलता था, आज ऑलमोस्ट उसी साइज में 600 वॉट का पैनल मिलने लगा है। So what that has done for consumers is that it has brought down the cost of balance of systems.
फॉर एग्जाम्पल पहले जहाँ पे आप 100 पैनल लगाते थे, वहाँ पे आप उसी कैपेसिटी के लिए आज शायद 50 या 55 पैनल लगाते हो। तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, आपकी जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है, केबलिंग की कॉस्ट है, ऑल दैट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट हाफ ओवर द लास्ट 10 years. And if we talk about the capacities, so आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन आया था, तब 1 मेगावाट सोलर की कॉस्ट शायद 14-15 करोड़ रुपए थी। और कब जो पावर परचेज अग्रीमेंट साइन हुए, वो शायद 17-18 रुपए के रेंज में साइन हुए। आज वही पर मेगावाट की जो कॉस्ट है, दैट इज डाउन टू मेरी 3 crores 4 crores इफ यू इंक्लूड द लैंड ऑल्सो। और द कॉस्ट ऑफ पावर, पावर परचेज अग्रीमेंट्स आज हो रहे हैं 3 रुपए, पौने 3 रुपए के रेंज में। सो जो 15 साल पहले अगर पे बैक का कोई विजिबिलिटी नहीं था, टुडे दैट पे बैक हैज कम डाउन फॉर अ कैप्टिव और फॉर अ रूफटॉप कस्टमर, it has come down to about 3 to 4 years. So this is the change that has happened over the last few years. इसी बात पे मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि चाइना ने कुछ इन्वेंट किया सोलर फिल्म जैसा, कि जो सिर्फ वो पैनल्स को शायद रिप्लेस करेगा। Correct. तो आगे के 5 या 10 साल में आपको ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाते हुए दिख रही है? See, टेक्नोलॉजी को हर एक डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब स्केल अप कौन सी होती है, उस पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये जो फिल्म वाली टेक्नोलॉजी है, दैट कैन बी used at surfaces which are, let's say, curved, which are special, और where स्टैंडर्ड 2 मीटर बाई 1 मीटर का जो हमारा अभी पैनल है वो लग नहीं सकता। ऐसे जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे इस तरह की फिल्म्स और ये सब की प्रोलिफरेशन, मतलब इस तरह का यूजेज बढ़ना, वो पॉसिबल है। इन इन रेगुलर यूज इट मे कम, बट उसकी जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल पैनल्स, वो कॉस्ट का फर्क बहुत ज्यादा है। तो आज की तारीख में फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस वो यूज हो रहे हैं, बट मे बी शायद फ्यूचर में कॉस्ट, अगर सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कॉस्ट ही होता है। पहले जब मोबाइल 16 रुपए का था, तब कितने लोग यूज कर रहे थे, और आज जब मोबाइल फ्री हो गया है, तो बच्चे बच्चे के हाथ में, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है। So it is all about cost at the end of the day. Now we'll talk about consumer-centric point of view. Okay. What are the key financial benefits अगर किसी ने सोलर लगाना है कंज्यूमर को या बिजनेस को, तो what are the key financial benefits? Very simple. If you talk about a residential customer, so there are three different sets of customers. First is your residential, second is your commercial, and third is your utility scale. तो अगर हम रेसिडेंशियल की हम बात करें, तो रेसिडेंशियल में सबसे पहले तो कस्टमर को 78,000 रुपीज सब्सिडी मिलती है 3 किलोवाट की सिस्टम पे। उसके बाद जो उनका पेबैक है, दैट इज रफली लेस देन 3 years, इन सम केसेस लिटिल मोर देन 3 years। 3 साल में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाती है, और अगले 25 साल तक आपकी बिजली बिल्कुल फ्री हो जाती है। ये हो गया अपना रेसिडेंशियल का बेनिफिट। अगर हम कमर्शियल की बात करें, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में 40% एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। कुछ गवर्नमेंट, कुछ स्टेट्स में 5%, अप टू 5% इंटरेस्ट रेट सबवेंशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, गुजरात में 5% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी मिलती है। तो ये और जब व्हेन यू फैक्टर ऑल दिस depreciation, interest subvention, and the low cost of executing the project, तो कमर्शियल में भी आज पे बैक 3 से 4 साल के बीच में रह गया है। अभी एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे एक कस्टमर हैं जिनके वहाँ पे महीने की उनकी जो सोलर सिस्टम जितनी उन्होंने लगाई है, उसकी लोन का जो उनका ईएमआई आ रहा है, दैट इज रफली 4.5 लाख रुपए। और उनका जो मंथली सेविंग हो रहा है, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 5.5 to 6 lakhs rupees every month on an average।
तो जब ये है तो हम तो मतलब what we see is that it actually gives you a positive cash flow into your account. You can use that money for something else. You can, अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है या अगर आपको कोई अपने कंपनी में इक्विपमेंट खरीदना है, वो आप लेकर वो भी आप कर सकते हो विदाउट एक्चुअली इंक्रीजिंग द मनी दैट यू आर पेइंग फॉर एनर्जी कॉस्ट. सो दिस इज on commercial and industrial customers. Now, when we look at utility scale where the government is buying power from you, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे जहाँ पे लैंड है which is not being used or it is not fit for agriculture, like deserts जैसे राजस्थान है, खावड़ा है, कच्छ में रन ऑफ कच्छ में खावड़ा है, राजस्थान में भादला है, बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता. तो गवर्नमेंट वो लैंड्स को यूज करके उसपे सोलर पार्क्स सेटअप करके वो एनर्जी बाय करते हैं. तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को और कंट्री एज अ होल, बिकॉज discoms are able to buy power at let's say 2.6 2.7 rupees, which is very close to the cost, which is even and in some cases cheaper than generating energy from coal. So government के लिए it is a multi-pronged approach because number one, it is you are using resources which otherwise are going waste. Number two, you are generating electricity from a green source. And number three, you are creating millions of job opportunities in this sector. So if you look at the sector as a whole, there are immense opportunity in solar sector for employment at all levels, be it technical, be it be it the installation teams, be it the technical, be it sales and marketing. At every level, there is a lot of scope for the youth of India to come and join. So when you look at the benefits, इतने मतलब आप उसको एक बॉक्स में नहीं डाल सकते वो. अब जैसे आपने रेसिडेंशियल में बताया कि 3 साल का पीरियड पीरियड रहता है और वो 25 साल तक चलता है. तो मेरे दो क्वेश्चन है कि 3 साल पीरियड पीरियड आ ही जाएगा और दूसरा कि 25 साल में आफ्टर सेल सर्विस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो बेसिकली इफ यू लुक एट द कॉस्ट पोस्ट सब्सिडी कॉस्ट ऑफ अ 3.3 किलोवाट सिस्टम, इफ आई लुक एट द जो सबसे ज्यादा बिकता है, the cost is roughly 1 to 1.1 lakhs. That is the cost of the system. Or that will generate about 4 to 4,500 units of electricity depending upon how well the system is designed and installed. And at 8 rupees or 9 rupees a unit which you are paying today, you are saving roughly between 35 to 40,000 rupees a year on your energy costs. सो जब उसको आप फैक्टर इन करते हो तो डेफिनेटली 3 साल के अंदर अंदर आपका पे बैक रेसिडेंशियल के लिए तो हमने देखा है 90% ऑफ द केसेस में तो आ जाता है. और आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज माय टेक ऑन द सर्विस पार्ट? देखिए, सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सोलर सिस्टम का, क्योंकि कस्टमर सोलर इंस्टॉल इसलिए करता है कि वो बिजली का बिल नहीं देखना चाहता. We are not selling a solar system to a customer. We are selling the idea that your electricity bill after this will be zero or will be reduced by 70, 80, 90%. You are selling that idea to the customer. Now, when that idea is not getting fulfilled, the purpose of that idea is not getting fulfilled, the customer is disappointed. In order that this does not happen, it is very important to have an effective service scheme in place, which can, because solar में there are no moving parts. कुछ भी चल नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है. सोलर पैनल पड़ी है, उसके ऊपर सनलाइट आ रही है, दैट इज कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी. द इलेक्ट्रॉनिक्स is the inverter, which is converting the DC coming from solar to AC. Other than that, there is absolutely no moving part. So at the end of the day, अब इन आवर एक्सपीरियंस, अगर आपको अच्छा सिस्टम मेंटेन करना है
तो साल में 2 या 3 बार एक क्वालिफाइड इंजीनियर आके आपका सिस्टम चेक कर जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द की फॉर रेजिडेंशियल एज़ वेल एज़ कमर्शियल सिस्टम्स. So service is the key for the success of this program. और अगर किसी कंज्यूमर कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, अगर उसको सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? बेसिकली पहले सबसे पहले तो कस्टमर देखेगा कि उसका खुद का कंजम्पशन कितना है, उसके जो डिस्कॉम है, जिस स्टेट में वो है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात अलाउज 100% of solar capacity of your connected load. Other states may allow up to 60%, 70%, depending on how their regulations are. तो सबसे पहले आपका कंजम्पशन कितना है, सेकंड आपका रेगुलेशंस क्या है आपकी स्टेट में, तीसरा आपके रूफ पे जगह कितनी अवेलेबल है, और चौथी कि वो रूफ पर जो जगह अवेलेबल है वो कितनी यूजेबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर रेजिडेंशियल है तो शायद वहाँ पे वाटर टैंक का स्ट्रक्चर होगा. अगर कोई कमर्शियल है तो अगर लेट्स से कोई होटल है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हो सकते हैं, वाटर टैंक्स हो सकती हैं, कोई और बिल्डिंग लिफ्ट कैबिन हो सकती है. So considering all those, what is the exact usable area on your roof? उसको ध्यान में रखते हुए आप सोलर लगा सकते हैं. So next thing is कि आपके बिल्डिंग के आसपास कोई ऐसा स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग तो नहीं है which is casting a shadow on your roof. एंड आपने सिस्टम लगा दी और आपको पता चला कि भाई रूफ आपका यूज ही नहीं हो सकता. सो बिफोर दैट ऑल दिस एनालिसिस नीड्स टू बी डन. You need to appoint an EPC who has technical capability for doing all this, and then go ahead and install a system. नाउ फॉर द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर किसी को इस बिजनेस में आना है, तो व्हाट आर द स्किल्स, कैपिटल और सर्टिफिकेशंस इफ एनी दैट आर रिक्वायर्ड? So it's a very good question actually. What is required? Here I would like to share how Lucidus was started. I would like to share my story. Uh, uh, I was working earlier in another EPC company um, where we had developed a team of installation engineers, sales team in Gujarat. And 2 साल के अंदर the business was established and it was running quite successfully, but it was for another company. Now, unfortunately, it was a time when COVID struck. COVID struck, and the company that we were working for uh, had to cut back on staff, which was natural for a lot of companies at that point in time. So, uh, the team that we had developed was like, what is the future now? I mean, even I was thinking, what is going to be my future? So, well, just took the plunge and company register कर ली. 21-25 दिन में शायद company register हो गई and business started, and here we are today. In less than 5 years, we have more than 1,000 residential and commercial customers. So if you ask me what is required, I think the biggest thing that is required is passion for renewable energy, passion to do something, passion to change something. And secondly, in terms of skills, if you ask me, uh, you can hire people who have already been in the renewable energy sector. Today, the ecosystem is fairly well developed, and it is not very difficult to get, trained installers. There are contractors who do installations. There are, designers who design systems for you. They are also available on contract. And in the end, if you talk about capital, well, it depends on the scale of business that you intend to do. And it's a very, very competitive market today. So you have to focus on good quality, a very competitive price, reliability, service. When you are able to, when you have a vision
that you can tie all of these things together and you think of the long term, only then you should get into the business. Because if you get into the business of solar without having a long term vision, you are doing a disservice to yourself and your customers, because your customers have trusted you that you are going to last for 10, 15, 20 years. After 3 years, if you fold up, what is going to happen to the customer? Who's going to service his system? No. So I think this is what is required at the moment, more than money, more than anything else. And what are the biggest challenges that new entrants face? Or if I reverse the question, what are the things that new entrants should take care of if they plan to start this? Again, I will use a metaphor here कि अगर स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा. So they have to actually come into the business. The basic challenges, if you ask me, are a few. One is the ever changing technology. मतलब लास्ट 2 सालों में 3-4 iterations हुए in terms of technology. पॉलीक्रिस्टलाइन से मोनोपर्ट से हाफ कट से टॉपकॉन. So technology in the last 4-5 years has evolved very quickly. तो आज कस्टमर को आप क्या ऑफर करते हो, शायद 6 महीने बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा. तो पहला चैलेंज. सेकंड, regulatory challenges. When I say regulatory challenges, government, sometimes takes actions or decisions which impact the industry negatively in the short term. For example, recently the government announced anti-dumping duty on solar glass, which was being imported. Suddenly, the cost of the panels went up by 10%. So if you have projects where the pricing is already committed, everything is already done, you suddenly tend to lose 10% of your revenue for no fault of yours. And इतने तो margins भी नहीं है business में. तो ये एक challenge है. Third challenge obviously is availability of skilled manpower. Skilled manpower आज shortage में हमें लकड़ी हो रही है. We are observing. Things are getting more expensive, salaries are going up. But like I said, that if you have the will to do something, you can do it. Notwithstanding all these challenges, companies have grown from maybe 5 crores in revenue to 5,000 crores in revenue in the last 20 years. So it is all about your passion and the will to do something. Now, if we talk about the finance, how do you ensure a strong return on investment for your clients? Or what financial planning should they do to get this over? Okay. So how do we ensure that a customer gets uh, the worth of every rupee that they spend? So there is a process to it basically. What we do is once the customer gets in touch with us, we do a proper site analysis. We employ latest software to do a shadow analysis of the roof. Then we use other simulation softwares to see how much annual generation this plant is going to get. Considering then we do the engineering of that project. So basically, when you commit to a client that your system will generate an X number of units on a monthly basis, that data, that information has to be backed by proper technical analysis, by following all the steps that, like I said, you do a proper shadow analysis, you do a PV cyst where you get a simulation of generation on your location, and then based on that, the client is given a proposal that, okay, this is going to be your investment, this is going to be your annual generation, this is the cost of your power, and your payback is going to be in, let's say, next 3 to 4 years. So basically, and this is the most important part of any solar proposal, or any customer who wants to go for solar, they should go with their eyes open. And if we talk about future,
where do you see this solar EPC business heading in next 5 to 10 years? Okay, so coming to where this business is headed, I'll just give you a very simple. See, I'm talking mostly. I will be talking about residential and commercial rooftop systems, not utility scale, because that is something which the government is already doing. Um, if we talk about residential rooftop, everybody knows that government has rolled out a program, 1 करोड़ घर पे सोलर लगाना है. उसमें से अभी आज का जो लेटेस्ट फिगर्स है, करीब करीब 7 लाख घरों में सोलर लगा है. तो अभी सिर्फ 7% ऑफ दैट डिप्लॉयमेंट हैज एक्चुअली हैपेंड. 93 lakh houses still are waiting. When I say they are still waiting, doesn't mean कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया है और लगा नहीं है, but they are waiting to convert to solar. So why? Because of various various issues, I would say. First is lack of awareness. Second is lack of affordable financing. Now, government has said that you can on the national portal आप सोलर की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो. लेकिन द ग्राउंड रियलिटी इज कि हमने करीब करीब 250 सोलर लगा दिए होंगे पिछले 6-7 महीनों में. उसमें से शायद हमने एक या दो केस भी हम फाइनेंस नहीं करा पाए, बिकॉज पोर्टल पे उसका कनेक्टिविटी कभी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो बैंक के साथ बैक एंड पे कनेक्टिविटी नहीं है. बैंक के पास जाते हैं ऑफलाइन में तो बैंक उनको छोटा टिकट साइज है तो बैंक डज नॉट गिव देम प्रॉपर सपोर्ट. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, फाइनेंसिंग एंड थर्ड इज ट्रेन्ड EPCs who can deploy. I think the last number I saw that there are about 5 to 7,000 EPCs all over the country doing this business. I may be wrong. This data was probably, I saw it somewhere. The government report says that approximately 20,000 vendors are required for implementing this program. There is a short. There is a shortfall. ये तो हो गया, ये तो हो गया रिसोर्सेस का शॉर्टफॉल. चौथा शॉर्टफॉल ये है कि गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड कि भाई DCR पैनल्स यूज होनी चाहिए. हाँ, व्हाट इज अ DCR पैनल? DCR panel is nothing. Panel is manufactured in India and the cells are also manufactured in India. Today, the cell capacity of all the major cell manufacturers, Adani, Jupiter, Premier, Wetsalt, Tata, these are the names which I believe have, commissioned their cell plants. I think the cumulative capacity of all the cell plants does not exceed 10 gigawatt. वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10 गीगावाट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ एज ऑन टुडे. और DCR पैनल की डिमांड शायद साल की 20 गीगावाट की है. कंसिडरिंग ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ इंडस्ट्री, जैसे सोलर रूफटॉप हो गया, सोलर पंपिंग हो गया अंदर प्रधानमंत्री कुसुम योजना. नाउ व्हेन यू कंसिडर ऑल ऑफ दोज, तो एट द मोमेंट इट इज अ DCR पैनल्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ सेलर्स मार्केट. वो दो प्राइस के जो क्वांटिटी अवेलेबल होती है वो बिक जाती है. आई थिंक इट इज द ओनली बिजनेस इन इंडिया टुडे मैन्युफैक्चरिंग DCR पैनल्स विच इज अ मोनोपोली बिजनेस कि आपके पास जितना भी मटेरियल है वो आपका फैक्ट्री में रुकेगा नहीं. सो दीज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस वी सी इन रेसिडेंशियल सेक्टर. कमर्शियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आई थिंक वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस हैं हम जो देख रहे हैं. एक है रेगुलेटरी इश्यूज. रेगुलेटरी इश्यूज में क्या हो रहा है दैट डिस्कॉम्स आर changing their norms very frequently. They are taking a long time to give approval to the systems, generate the technical feasibility reports for those systems,
ये एक प्रॉब्लम है। सिस्टम लगने के बाद नेट मीटरिंग के जो हम अग्रीमेंट्स सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट में, उस केस में ऐसा होता है कि जो इंस्पेक्शन करनी है वो 15 दिन लग जाते हैं। इंस्पेक्शन होने के बाद आप लगे रहो, रिक्वेस्ट करते रहो डिस्कॉम्स के पीछे, तो शायद हफ्ते 10 दिन में जब उनको टाइम मिलेगा मीटर लगा देंगे। आई एम नॉट सेइंग देख के वो लोग काम नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलेटरी साइड हो गया। सेम जो गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज करती रहती है इंस्टॉलेशन के, कनेक्टिविटी चार्जेस चेंज करती रहती है कमर्शियल कस्टमर्स के लिए। ये सारे रीजंस की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात की बात करें, तो पहले एक 500 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम अगर मुझे लगाना होता था, तो मुझे डिस्कॉम को कनेक्टिविटी चार्ज देना है 50,000 रुपए। आज ये कनेक्टिविटी चार्ज मुझे देना है 10 लाख से। This is which they are charging in terms of strengthening charge. And this is there only in Gujarat. Nowhere else in the country have I seen such kind of charges. तो गुजरात के जो कस्टमर्स थे हमारे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स पे ब्रेक लगा दिया कि भाई इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी चार्ज दूसरे स्टेट में नहीं है, यहाँ पे हम दे रहे हैं। इतने में तो 300 किलोवाट उस उतने में नहीं, उस उतने में 30 किलोवाट का सिस्टम लग जाए, उतने में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसमें 30 किलोवाट का एक और सिस्टम लग जाए 10 लाख रुपए में, तो आज की तारीख में। ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि दीज़ आर द डेट्रिमेंटल यू नो steps that the government is taking. I'm sure they have their reasons. We understand कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का खर्चा बहुत है, पैसा कहाँ से आएगा? We understand all of that as EPCs, as energy consumers. लेकिन there has to be some amount of rationalization. There has to be a rational win-win approach, because it is not just the consumers who need uh, uh, renewable energy. It is also the government which needs to ensure that the renewable energy is deployed because of the challenges of climate change. आज से 20 साल बाद जो climate change के जो इफेक्ट्स तो आज ही दिख रहे हैं, विंटर्स आर चेंजिंग, समर्स आर चेंजिंग, टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग, तूफान ज्यादा आ रहा है, वाइल्ड फायर ज्यादा हो रही है, वो जो कॉस्ट्स है वो आज नहीं दिख रही है। दोज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स and irreparable to the ecology, to the ecosystem. So I think government has to take a holistic view of all this and ensure that uh, the environmental benefits as well as commercial benefits go hand in hand. So now one question related to your personal thing. What inspired you to get into the solar EPC business? And if you would like to share one key success story in your business. So basically, if you ask me what inspired me, was the fact that this was a very, very booming sector. I had the privilege of knowing entrepreneurs and companies who were like, 5 crore companies maybe 10, 15, 20 years ago, and became 500 or 5,000 crore companies over a period of 20 years time. And in fact, the company that I used to work for, Rotomag, we were into solar pumping solutions also, apart from the other businesses that they have. And 2015, solar pumping business was probably 25 crores for them at that point in time. And today it is probably in 4 figures of crore, which means it is inching towards 1000 crore now. That is just one example. There are many such companies, Shakti Pumps,
Vari Energies for panels, Premier Energies. There are so many examples very close to us also. Solex Energy there. Now, when you look at all these examples, you see their journey. Of course, that journey has been very, there is a lot of hard work and lot of, effort has gone into that journey. But at the same time, because the sector was growing so rapidly, that is the reason why this industry attracted me always since 2015-16 when I was into solar pumping. That was the time when I had mentally decided that I'm going to do something in solar space, and solar rooftop seemed the most attractive because solar pumping has its own set of challenges, whereas solar rooftop, you are dealing with an educated consumers, you are dealing with uh, you know, urban consumer, you are dealing with industrial, commercial consumer. So these kind of, that landscape itself was very attractive for us, private business. And that is the reason for starting the solar EPC business. If you talk about inspirations, if you talk about individual people who have inspired me, I would say Mr. Umesh Balani of Rotomag. I would say Mr. Chiranjeev Saluja of Premier Energies, Mr. S.P. Singh, who's the chairman of Premier Energies, Karthik Vahi of Claro. Uh, these are some of the people whom I have had the privilege of working very closely and being associated with them. So because of that, I also wanted to start something of my own, and here they are today. Second question was success. Well, I guess we are too early to talk about success right now. But I would say that yes, our scale has definitely increased in terms of number of executions, in terms of capacity that we are deploying in rooftop has definitely increased. Hopefully, this year we would close the year with about 5 megawatt of installations. Next year, we look to double that. So when we look at that kind of numbers, I think these are all at the end of the day, it's all about what drives you and what you like. For me, I love this business, and that is what drives me, and that I believe is successful. ओके, अब बिजनेस के बारे में नहीं है, ये पर्सनल बारे में है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, and you can answer it in one sentence. Okay, what is one financial mistake that you regret in your life? Hmm. Not starting an SIP when I was 25. Okay. And now the second question, what is one financial advice that you would like to give to the young generation watching this? Well, if you ask me, I think, you know, uh, they should start an SIP. Because the kind of wealth creation that Or they should get start and invest. investment, they should, I mean, आज आज की जो यंग जनरेशन है उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास उनको यंग एज में सैलरीज मिलती हैं, उनको पैसा आने लगता है फ्रॉम द थिंग्स दैट दे डू. सो आई थिंक दे शुड स्टार्ट पुटिंग अवे दैट मनी right in the beginning. The I don't know, I read somewhere that पहले ऐसा होता था कि जो बचेगा मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा. द एटीट्यूड शुड बी कि पहले मैं बचाऊंगा और जो बचेगा उसे खर्चा करूंगा. So I think that is one thing we should all, imbibe. थैंक यू अमित, थैंक यू। बात करने में बहुत मजा आया आपके Thank you साथ। so much. और थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है अमित जी से या मुझसे, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और याद रखिए, ड्रीम बिग बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। थैंक यू।